आज हम लोग जो है पहले वाली कक्षा में आपके नाटक के प्रारंभिक परंपरा को देखने की कोशिश करी थी और उसके पश्चात हमने उसमें संस्कृत काव्य परंपरा के नाटकों का अध्ययन किया था। आज हम हमारे यहाँ नाटक विकास में पाश्चात्य मत कितना रहा है और उसके आधार पर हमने नाटक जो लेखन परंपरा है उसको किस रूप में ग्रहण किया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से पाश्चात्य मत के अनुसार किसी भी विधा का ऐसा लक्षण होना चाहिए जो उसे अन्य विधाओं से पृथक करे, वैसे ही उसके तत्व वैसे ही होने चाहिए जो कि उस विधा से उसको अलग कर सके। तो नाटक में हम लोग इस तरह से उसका विकास मानते हैं। और हमारे यहाँ जो नाटक काव्य परंपरा है उसमें नाटक के जो विकास के जो तत्व हैं या नाटक के जो मुख्य तत्व माने हैं वो 6 माने हैं। पहला है आपकी कथा वस्तु, दूसरा है संवाद या कथोपकथन, तीसरा है पात्र योजना या चरित्र चित्रण, चौथा है देशकाल या वातावरण की प्रस्तुति, पांचवा है उस नाटक की भाषा शैली और छठा पद है, छठा तत्व है आपके उद्देश्य, किस उद्देश्य को के लेकर के नाटक लिखा गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के इन्हीं 6 तत्वों को प्रमुख रूप से माना है और हिंदी के आलोचक भी इन्हीं को मान करके और हिंदी के नाटकों की आलोचना करते हैं। परंतु कुछ संस्कृत आचार्यों के द्वारा जो मूल भाव जिसमें कि 3 तत्व जो माने गए थे, वस्तु, नेता और रस को नाटक का मूल तत्व मान लिया गया है। इसलिए वो 3 तत्व तो हैं ही प्रमुख, क्योंकि उनके बिना तो नाटक की रचना करना संभव नहीं है। इसलिए उन 3 तत्वों को इन उपर्युक्त तत्वों में सम्मिलित करते हुए हम जो उसका विस्तार रूप बढ़ा करके और फिर नाटक का विकास मानते हैं। इसीलिए जो वस्तु है यहाँ पर वो कथानक के रूप में आ जाती है, नेता जो है वो चरित्र के रूप में आ जाता है और रस जो है उसकी भाषा शैली के संदर्भ में आ जाता है। इसलिए महाकाव्यों में भी ये तत्व मान सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा और हिंदी आलोचकों के द्वारा स्वीकृत नाटक के तत्व जो आपके 6 माने गए हैं, उन्हीं के आधार पर नाटक की एक परिकल्पना या किसी विधा की परिकल्पना को एक परिधि में बांधा गया है। इसीलिए परंतु ये तत्व आप देख पाएंगे कि आपके उपन्यास और कहानियों में भी ये मूल तत्व देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी आलोचक का ये कहना है कि फिर उपन्यास, कहानी और नाटक में क्या अंतर रह जाएगा, अर्थात कहानी को ही नाट्य रूपांतरित किया जा सकता है और वह कौन सी विशेषता है जिसके द्वारा कि वह कहानी नाटक बन जाती है। इसलिए इसमें जो है कहानी के तत्वों को हम संवादों के रूप में विस्तार देते हैं और दृश्य विधान शैली को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यहाँ फिर वह नाटक का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जो नाटक के 6 तत्व माने हैं वो क्या हैं, थोड़े से भ्रम उत्पन्न कर देने वाले हैं, क्योंकि उपन्यास के भी वही तत्व हैं और कहानी के भी वही तत्व हैं। इसलिए नाटक के हम इन्हीं तत्वों का विश्लेषण करते हुए, विस्तार करते हुए मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर आ जाते हैं। आपके पहला है कथा वस्तु, दूसरा है संवाद और तीसरा है दृश्य विधान।
अर्थात उसी कहानी के उन तत्वों के आधार पर नाटक की परिकल्पना के लिए हम इन 3 चीज़ों को फिर से एक समावेश करने की कोशिश करते हैं। वो बाकी के जो अन्य 3 तत्व जो बनते हैं वह इनमें अंशतः कहीं शामिल होते रहते हैं, कहीं दूर होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इन 3 गुणों के आधार पर हम नाटक का सफल अंकन मान सकते हैं, जिसमें पहला आपके आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु में चरित्र चित्रण और उद्देश्य को लिया जा सकता है, अर्थात कथा कहने के साथ ही हम, क्योंकि कथा में क्या होता है, उद्देश्य भी सम्मिलित होता है और उन चरित्र चित्रणों का भी वर्णन होता चलता है। क्योंकि पात्रों का चरित्र चित्रण या उद्देश्य या फल की प्राप्ति जो भी कहें, कथा का क्या है, मूल भाग है। इसलिए उन्हें इस तत्व से अलग नहीं करना चाहिए। दूसरा है तो फिर हमें चरित्र चित्रण की या पात्र योजना, जो कि एक मुख्य वस्तु है, उससे अलग नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। पात्र आवश्यक रूप से होते हैं और पात्रों के जीवन का संघर्ष, उनके जीवन की घटनाएं आदि कथा का क्या है, रूप है। चरित्र चित्रण एक अलग है, क्योंकि उसमें चरित्र की विशेषता भी साथ साथ चलती रहती है, परंतु उस कथा के साथ साथ उस नायक के जीवन का संघर्ष, उसके जीवन की घटनाएं ये भी चलती रहती हैं। इसलिए मूलतः ये कथा का ही एक क्या है, अंग है। तो ये हमारे सामने आता है कि नाटक में नायक का होना क्या होता, आवश्यक होता है। नायक कथा जो है, नाटक की जो कथा है, वो नायक को धुरी मान करके और उसके आसपास घूमती फिरती सी प्रतीत होती है। बिना नायक के नाटक नहीं हो सकता, ये बात सही है। किंतु नायक एक पात्र है और अन्य पात्रों की तुलना में वह क्या हो जाता है, मुख्य पात्र हो जाता है। इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र चित्रण की भांति भी वह कथा का अंग होता चलता चला जाता है। उद्देश्य को कथा का अंग मानने में संभवतः किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि वह कथा का एक मूल भाग होता है। इसलिए उसको हम अलग नहीं मान सकते। उद्देश्य और चरित्र चित्रण की बात जो है वो कथा वस्तु में सम्मिलित हो जाती है। दूसरा इसका प्रमुख तत्व हमारे सामने जो आता है वो है संवाद। नाटक का ये वह तत्व है जो किसी कथा को नाटक का रूप प्रदान करता है, अर्थात हम अपनी पूरी बात विस्तार के साथ न कह करके और छोटे छोटे संवादों के माध्यम से, उस चरित्र के माध्यम से और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवादों के द्वारा वो बात व्यक्त करते हैं। इसलिए संवाद में देश काल का भी ज्ञान हो जाता है, संवादों की भाषा शैली भी उसमें आ जाती है। अतः भाषा शैली का तत्व जो है संवाद तत्व के साथ आसानी से उसमें समाहित हो जाता है। अंतिम जो आपके आता है वो दृश्य विधान। दृश्य विधान नाटक का एक प्रमुख तत्व है, जो कि नाटक की कथा को अपने गठन के मूल आधार पर प्रस्तुत करता है। नाटककार अपनी कथा को नाटक का रूप देने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करता है, अंकों का अंकन करता है या दृश्यों का अंकन करता है और कल्पना के साथ उस दृश्य विधान व रंग निर्देशित करता है, जिसके कारण कि उसका दृश्य विधान तैयार होता है। किसी कथा का पक्ष ऐतिहासिक है, सामाजिक है या किसी वर्ग जीवन से संबंधित है, पात्रों का जीवन स्तर कैसा है, कथा की घटना का स्थान क्या है, इन सब बातों का विधान या इन सब बातों का ज्ञान हमें किससे होता है, दृश्य विधान से पता चल जाता है। इसलिए साथ ही वह नाटक को क्या कर देते हैं, अभिनय बना देती है। वो दृश्य विधान उसको दृश्य में चेंज कर देता है। अतः दृश्य विधान में ही उसका देश काल और वातावरण का जो चित्रण है वो तत्व सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार से नाटक के अब हमारे सामने आप देखती हो कि मुख्य रूप से 3 तत्व रह जाते हैं, कथा वस्तु, संवाद और दृश्य विधान। कथा वस्तु में आपकी कथा, चरित्र चित्रण, पात्र योजना व उद्देश्य आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है
संवाद, जिसमें संवाद व भाषा शैली आपकी आ जाती है। तीसरा है दृश्य विधान, जिसके साथ साथ देश, काल और वातावरण का भी चित्रण हो जाता है। इसलिए आज हिंदी में जितने नाटक लिखे जा रहे हैं उन सभी में इन तीन तत्वों के आधार पर, इन तीन तत्वों को आधार बनाकर लिखे जा रहे हैं। और फिर कुछ वर्तमान समय के अनुसार नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसमें एक दो चीज़ों को और जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कि नाटक का आधुनिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए ये हमने नाटक की भूमिका को देखने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से नाटक हमारे यहाँ पर गठित किए गए, उनमें किन मूल तीन तत्वों को लेकर के और नाटक की रचना की जाती है। इन्हीं तीन तत्वों में वो 6 तत्व समा जाते हैं। इसलिए आज हम, ये तो बात हो गई कि नाटक का प्रारंभिक विकास हमारे कैसी परंपरा रही और उन किन चीज़ों को हम उसमें समाहित करते हैं। कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि नाटक का विकास जो आधुनिक काल में होता है उसकी विकास परंपरा कैसी रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें।